हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमने फिगर ऑफ मेरिट को डिस्कस किया है। तो फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है? फिगर ऑफ मेरिट में हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो आउटपुट का डिवाइड करते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ इनपुट से। जो फिगर ऑफ मेरिट है वो हाई डिजायरेबल है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है? फिगर ऑफ मेरिट डीएसपी, डीएसपी यानी डबल साइड बैंड, और एसएसपी यानी सिंगल साइड बैंड, दोनों की ही 1 होती है क्योंकि दोनों में हम सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हैं रिसीवर एंड पे। फिगर ऑफ मेरिट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या होती है? m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है? m मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर इस m की वैल्यू 1 होगी तो हमें फिगर ऑफ मेरिट क्या मिलेगा? 1/3, जो कि बहुत पुअर है क्योंकि मैंने बताया था ना फिगर ऑफ मेरिट हमें कैसा डिजायरेबल है? हाई। और ये फिगर ऑफ मेरिट हमारा इसमें कम क्यों आता है? क्योंकि हम इसमें एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं रिसीवर एंड पे। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला क्या है? 3m स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर m क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब 6 पॉइंट है कि नॉइस फिगर और फिगर ऑफ मेरिट में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी नॉइस फिगर इज इक्वल टू 1 बाय फिगर ऑफ मेरिट। फर्स्ट पॉइंट में प्री एम्फेसिस के बारे में डिस्कस किया है। प्री एम्फेसिस क्या होता है? हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को बूस्ट अप करते हैं, पर कब करते हैं? मॉड्यूलेशन से पहले। सबको ये तो याद रहता है कि हम आर्टिफिशियल बूस्टिंग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, बट कंफ्यूज हम कहाँ पर होते हैं कि मॉड्यूलेशन से पहले होता है या बाद में? तो याद रखिए मॉड्यूलेशन से पहले होता है। जो प्री एम्फेसिस है उसका ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट है? लो पास फिल्टर के या लीड कंपनसेटर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री एम्फेसिस इज इक्विवेलेंट टू लो पास फिल्टर इक्विवेलेंट टू लीड कंपनसेटर। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट में हमने डी एम्फेसिस को डिस्कस किया है। डी एम्फेसिस क्या होता है? इसका ऑपरेशन प्री एम्फेसिस के जस्ट रिवर्स होता है और इसे कब करा जाता है? डीमॉड्यूलेशन के बाद। इसका ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट है? हाई पास फिल्टर के या लैग कंपनसेटर के। थर्ड पॉइंट भी है जो रेशियो डिटेक्टर होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है वोल्टेज से। मतलब इसे पीक वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, इसलिए इसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ है फॉस्टर सिले डिटेक्टर। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है वोल्टेज की, इसलिए एम्पलीट्यूड लिमिटर की जरूरत पड़ती है। तो याद क्या रखना है? रेशियो डिटेक्टर में एम्पलीट्यूड लिमिटर की जरूरत नहीं पड़ती, फॉस्टर सिले में पड़ती है। अब है IF स्टेज। IF स्टेज मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन। 6 पॉइंट है जो प्री सिलेक्टर या RF स्टेजेस होते हैं
इनका काम क्या होता है? इमेज चैनल रिजेक्शन या सिलेक्शन। थर्ड पॉइंट में हम आईटीसी यानी इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस के। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसी चीज के होने की तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम होगी। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? log to the base b of probability of that particular event। तो यहाँ पर जो बेस है या तो वो 2 हो सकता है। अगर 2 होगा तो तब हम कौन से यूनिट्स यूज करेंगे? बिट्स। अगर बेस जो b है वो e होगा तब हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? नैट। और अगर 10 होगा तो हार्टली। डिफॉल्ट हम बिट्स को ही लेते हैं। थर्ड पॉइंट है जो एंट्रोपी h है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से log to m। यहाँ पर m क्या है? नंबर ऑफ सिंबल्स। फोर्थ पॉइंट है यूनिट क्या है एंट्रोपी की? बिट्स पर सिंबल। फिफ्थ पॉइंट में है सोर्स कोडिंग थ्योरम या शेनॉन्स फर्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? जो एवरेज कोड लेंथ L है वो एंट्रोपी के इक्वल या कम होनी चाहिए। कोडिंग एफिशिएंसी क्या होती है? एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एवरेज कोड लेंथ। चैनल मैट्रिक्स या जिसे हम कंडीशनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें हर एक रो में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम क्या होगा? 1। लॉसलेस चैनल में जो एंट्रोपी है x by y। x क्या है? अल्फाबेट जो इनपुट से एसोसिएटेड है और y क्या है? अल्फाबेट जो आउटपुट से एसोसिएटेड है। वो इक्वल टू किसके होता है? 0 के। और लॉसलेस चैनल की जो कंडीशनल मैट्रिक्स होती है उसमें हर एक कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अब हम डिस्टॉर्शन लेस चैनल की बात करते हैं। उसमें hy by x इक्वल टू 0 होता है और जो कंडीशनल मैट्रिक्स है उसमें हर रो में सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट 1 होगा। 10th पॉइंट है नॉइसलेस चैनल। इसमें h x by y और h y by x दोनों ही इक्वल टू 0 होते हैं। कंडीशनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब हम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बट ये तीनों फॉर्मूलेस ना थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू h of x माइनस h x by y। अब यहाँ पर नोट कर रहे हो, अगर तुमने h of x लिया है तो यहाँ पर x by y होगा। अगर y लिया है तो y by x होगा। मतलब जो पहले लिखा है उसे यहाँ पर भी पहले ही लिखना है। थर्ड फॉर्मूला है h of x प्लस h of y माइनस h of x, y यानी जॉइंट एंट्रोपी। 12th फॉर्मूले में हम ये बताते हैं कि अगर x और y हमारे इंडिपेंडेंट है उस केस में क्या होगा? उस केस में h of x और h of x by y दोनों इक्वल होंगे। h of y और h of y by x ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इससे क्या होगा? अगर हम ये इक्वल होंगे
11 वाले फॉर्मूलेस में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा? 13th पॉइंट में हम चैनल कैपेसिटी थ्योरम या शेनॉन हार्टली थ्योरम या शेनॉन्स थर्ड थ्योरम की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? चैनल कैपेसिटी यानी C इज इक्वल टू B। B क्या है? बैंडविड्थ इनटू log टू द बेस 2 1 प्लस SNR, और इसमें हमें SNR को dB में नहीं लेना। अगर हमारा बैंडविड्थ इंफिनिटी है तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? C यानी चैनल कैपेसिटी इक्वल टू 1.44 S बाय N0। S क्या है? सिग्नल पावर। 14 पॉइंट में शेनॉन्स फोर्थ थ्योरम या चैनल कोडिंग थ्योरम जो कहता है H बाय TS। H क्या है? इंट्रोपी। और TS क्या है? TS कहता है कि जो सोर्स है वो हर एक TS सेकेंड में सिंबल्स एमिट कर रहा है। वो ये जो H बाई TS है वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए C बाई TC के। C क्या है? चैनल कैपेसिटी, और TC क्या है कि चैनल यूज हो रहा है हर TC सेकेंड के बाद। ये जो C बाई TC है ना, इसे हम क्रिटिकल रेट भी बोलते हैं। अगर ये चीज फॉलो होगी तभी रिसीवर एंड पे हम बहुत कम एरर के साथ रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 15th पॉइंट पे हमने फॉरवर्ड एरर करेक्शन के बारे में बताया है। ये जून 2019 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। फॉरवर्ड एरर करेक्शन होता क्या है? इसमें हम अपने डेटा के साथ इनफ रिडक्टिंग इंफॉर्मेशन को भेजते हैं जिससे हमें वापस से अपने डेटा को रीसेंड ना करना पड़े एरर के केस में। मतलब अगर कुछ एरर हो तो रिसीवर खुद ब खुद ठीक कर लेता है, सेंडर के ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड्स का एक एग्जांपल क्या है? टर्बो कोड्स। टर्बो कोड्स मिक्सचर होते हैं ब्लॉक कोड्स और कॉन्बिनेशन कोड्स के। शेनॉन फैनो और हफमैन कोडिंग ये दोनों सोर्स कोडिंग टेक्निक्स हैं, और लीनियर ब्लॉक कोड्स, कॉन्बिनेशन कोड्स ये दोनों चैनल कोडिंग टेक्निक्स हैं। चैनल कोडिंग क्या करता है? वो रिडंडेंसी ऐड करता है, और सोर्स कोड क्या करता है? वो रिडंडेंसी को रिमूव करता है। ओके, और हैमिंग कोड्स जो है वो मैक्सिमम कितने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? 2। लेकिन वो कितने एरर को करेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ 1। अब हम रैंडम प्रोसेसर्स की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इरकोटिक रैंडम प्रोसेस की बात करते हैं। इरकोटिक रैंडम प्रोसेस में क्या होता है? इंसेंबल एवरेज और टाइम एवरेज इक्वल होता है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी में सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वो इंडिपेंडेंट होते हैं टाइम के। वाइड सेंस स्टेशनरी में सिर्फ मीन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ही टाइम इंडिपेंडेंट होता है। बच्चे कंफ्यूज इन दोनों में हो जाते हैं कि स्ट्रिक्ट में क्या होता है और वाइड में क्या होता है। स्ट्रिक्ट में तो सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वाइड सेंस में सिर्फ मीन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ही टाइम इंडिपेंडेंट होता है। 4th पॉइंट में हमने बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर एक इरकोटिक रैंडम प्रोसेस वो एक SSS यानी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होता है, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। हर एक SSS यानी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वो WSS यानी वाइड सेंस
होता है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। 6 पॉइंट कहता है जो साइक्लोस्टेशनरी प्रोसेसेस हैं इसमें सारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं टाइम के। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वो एक इवन फंक्शन होता है फ्रीक्वेंसी का, और इसकी वैल्यूज रियल और पॉजिटिव होती है। स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वाइट नॉइज का यूनिफॉर्म होता है और डेल्टा होता है। अब हम तो रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल में फर्स्ट पॉइंट है पीडीएफ क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है सीडीएफ का। यहाँ हम बोल सकते हैं अगर हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सीडीएफ मिलेगा, और सबको पता है ना एरिया अंडर द कर्व और पीडीएफ क्या होता है 1, और सीडीएफ की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर रैंडम वेरिएबल्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम इंटरवल में, तो कोई भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हो सकता है। मतलब तुम्हारे पास चाहे कितने भी रैंडम वेरिएबल्स हो, लेकिन वो सब सेम इंटरवल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हो सकता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, अगर हमने बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स को ऐड किया है, जो डेंसिटी फंक्शन हमें मिलेगा रिजल्टिंग रैंडम वेरिएबल का वो गॉसियन होगा। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में कौन से आते हैं, ASK यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, PSK यानी फेज शिफ्ट कीइंग, FSK यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब फर्स्ट कॉलम क्या कहता है, D12 यानी जो दो सिंबल्स हैं उनके बीच क्या डिस्टेंस है, जिसे हम इल्यूसिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू ASK के केस में क्या होती है √EB, और EB क्या है एनर्जी ऑफ बिट। PSK के केस में होती है 2 × √EB, और FSK के केस में इसकी वैल्यू होती है √2EB। अब याद रखना जो इल्यूसियन डिस्टेंस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमें किसके केस में मिलता है, PSK के केस में, फिर उससे ज्यादा FSK, और लास्ट में ASK। मतलब ASK का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर टू। अब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं। ASK और PSK के केस में हमें बैंडविड्थ सेम रिक्वायर्ड होती है, यानी 2RB। RB यहाँ पर क्या है बिट रेट, लेकिन FSK के लिए हमें क्या बैंडविड्थ चाहिए -FL + RB। MPSK और MFSK में जो लोकस होता है ना सिग्नलिंग पॉइंट्स का, वो क्या होता है सर्कल, लेकिन MASK में लोकस क्या होता है स्ट्रेट लाइन। अब हम FSK के केस में ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्कस करेंगे। कोवेरेंट FSK में कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनैलिटी की, कि FH - FL = N RB/2। यहाँ पर RB बिट रेट है, और नॉन कोवेरेंट में क्या फॉर्मूला है FH - FL = N RB।
हम डिफॉल्ट कौन सा केस लेते हैं? नॉन कोहेरेंट वाला। बॉड रेट क्या होता है? बिट रेट डिवाइडेड बाय log to m। यहां पर m क्या है? नंबर ऑफ सिंबल्स। बैंडविड्थ एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? बिट रेट यानी RB डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। FSK में सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए हम VCO यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को यूज करते हैं, लेकिन ASK और PSK में हम सिग्नल्स जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को यूज करते हैं। अब हम डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करते हैं। FSK और ASK में हम दोनों कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन PSK में सिर्फ कोहेरेंट टेक्निक्स ही अलाउड है डिमॉड्यूलेशन करने के लिए। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में बता रहा है। उसमें बिट रेट, सैम्पलिंग रेट और पल्स रेट तीनों ही इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करता है? वो वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करना है फेस मॉड्यूलेटर से, तो सबसे पहले हम सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद सिग्नल को फीड कर देंगे फेस मॉड्यूलेटर में। अगर हमें फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से, उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने सिग्नल को और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में फीड कर देंगे। सो थैंक यू दोस्तों, और आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकूं। इनफैक्ट मेरी प्लानिंग तो है कि मैं सारे सब्जेक्ट को ही कवर कर सकूं, पर आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है। यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 16 से 23 के बीच एग्जाम होगा सितंबर के। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कम्युनिकेशन सिस्टम या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।